अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आज बिहार के लिए मैं कई बार मंत्री रहा, लेकिन आज प्रथम बार वित्त मंत्री की हैसियत से हम बिहार के 24-25 के आय व्यय का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ये थे सम्राट चौधरी, बिहार के वित्त मंत्री, जो पिछले दिनों विधानसभा में साल 2024-25 का बजट पेश कर रहे थे। याद दिला दें कि सम्राट चौधरी भाजपा नेता और डिप्टी सीएम भी हैं। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कई विभागों और उन विभागों की योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिक्र करना या तो ज़रूरी नहीं समझा या फिर सिरे से भूल गए। बिहार में हाल ही में जाति आधारित गणना हुई है। इसके मुताबिक प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 17.7% के हिसाब से 2,31,49,925 है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कुल बजट सिर्फ 648 करोड़ निर्धारित किया गया है। उसमें डेवलपमेंट स्कीम के मद में सिर्फ 588 करोड़ ही दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि साल 2023-24 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कुल बजट 636 करोड़ रुपए था, जिसमें डेवलपमेंट स्कीम के लिए 583 करोड़ ही दिए गए थे। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और वित्त मंत्री जेडीयू के विजय कुमार चौधरी थे। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले अगले वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का डेवलपमेंट स्कीम मद में सिर्फ 5 करोड़ रुपए का ही इजाफा हुआ है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो साल 2022-23 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कुल बजट 570 करोड़ रुपए था, जबकि डेवलपमेंट स्कीम मद के लिए 523 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। उस समय के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, जो भाजपा नेता और डिप्टी सीएम भी थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में डेवलपमेंट स्कीम के तहत कई तरह के काम होते हैं, जिनमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल स्कीम, बिहार रियासती मदरसा पायदारी स्कीम और बिहार स्टेट वक्फ डेवलपमेंट स्कीम शामिल हैं। बिहार स्टेट वक्फ डेवलपमेंट स्कीम के तहत मल्टीपर्पस बिल्डिंग, मुसाफिर खाना, मैरिज हॉल, वक्फ ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल कम्प्लेक्स, दुकान व मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण और रखरखाव होता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत ही 2008-9 में मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना शुरू की गई थी। यह योजना बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से संचालित होती थी। निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। लेकिन साल भर पहले खुद सीएम नीतीश कुमार ने ही इस योजना पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जिन अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए लोन लेना हो, वे महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत आवेदन दें। मतलब ये कि अल्पसंख्यकों को रोजगार के लिए छोटा मोटा जो लोन पहले मिल जाता था निगम से, वो अब लगभग नामुमकिन हो गया। नतीजा ये है कि हार्डिंग रोड पटना स्थित बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का दफ्तर इन दिनों धूल फांक रहा है। हो सकता है ये कुछ दिनों बाद बंद भी हो जाए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना दोबारा शुरू करने के लिए मुस्लिम संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पैसा कितना खर्च होता है, इसकी भी चर्चा कर लें। 2022 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इसका लगभग 62% पैसा ही खर्च हो पाया था। कोरोना काल में इस विभाग का अधिकांश पैसा दूसरे मदों में शिफ्ट कर दिया गया था। इन हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले अगले वित्तीय वर्ष के बजट में
सिर्फ 5 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाना क्या किसी मजाक से कम नहीं है? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल के रिनोवेशन में ही 53 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बिहार शरीफ के मदरसा अजीजिया की तामीर नौ के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता बजट 2024-25 की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनमें एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद शामिल हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का हाल भी अच्छा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 5020 करोड़ रुपए था, जिसे 2023-24 में घटाकर 3097 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के मत का 1913 करोड़ रुपए एक झटके में घटा दिया। 2024-25 में इस मंत्रालय का बजट थोड़ा सा बढ़ाकर 3183 करोड़ रुपए किया गया, यानी सिर्फ 86 करोड़ रुपए ही बढ़ाया गया। इस तरह केंद्र में मोदी सरकार ने 2024-25 में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 86 करोड़ रुपए का और बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का इजाफा किया। इस तरह अल्पसंख्यकों के मामले में दोनों सरकारों का रवैया एक जैसा है, मायूस कुन है। इन सब से अलग पिछले दिनों कुछ अच्छा देखने को मिला। बिहार राब्ता कमेटी नाम की एक सामाजिक संस्था ने अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्र और बिहार सरकार की तकरीबन 100 योजनाओं को संकलित करके पुस्तिका के रूप में छाप दिया। उर्दू और हिंदी में प्रकाशित इस पुस्तिका का चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने पटना के हज भवन में विमोचन किया। इसका नाम है आईने मंसूबा। इस मौके पर आमिर सुबहानी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को चाहिए कि वे योजनाओं का लाभ बढ़ चढ़कर उठाएं। सरकारी स्कीमों में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं जगह है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख रुपए का लोन, उसमें 5 लाख रुपए माफ यानी सब्सिडी। ये महिला बेनिफिशियरी के लिए अलग नाम से अलग कोटे के साथ चलती है, SC ST वालों के लिए अलग चलती है, अति पिछड़ा के लिए अलग चलती है और अल्पसंख्यक के लिए अलग चलती है। इस साल 1245 का लक्ष्य है, उन्हीं को मिला। तो ये जगह है, स्पेस है, उसको ऑक्युपाई करने की जरूरत है। अगर 1245 लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। दूसरे ये कि हर सेक्टर में हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वैक्सीनेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। अब ये नौबत आ गई है कि हम बैठ करके सोचते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में कोई नई स्कीम लाए तो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही होती है। फिर वही बात है कि इस तरह की किताब छपेगी और लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो लोग फायदा उठाएंगे। बहुत बात होती है कि लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, दरखास्तें ली नहीं जाती हैं, दौड़ाया जाता है, पैसे आते हैं तो बीच में लोग खा जाते हैं। इस पर रोक लगी है। एक तो ये हुआ है कि तकरीबन सारी स्कीमों में अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम हो गया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो आपको न कहीं दफ्तर में जाके, किसी सरकारी दफ्तर में न कहीं फॉर्म हासिल करना है, ना उसको भर के जमा करना है। आप ऑनलाइन अपना खोलिए, उसको जाइए किसी नेट कैफे में या कहीं से उस पर अपनी तफसीलात डालिए, डॉक्यूमेंट डालिए, आपका एप्लीकेशन सीधे पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है और वहां से मंजूरी होगी। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि पेमेंट अब सारे तकरीबन सारे 100% तकरीबन डीबीटी से हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले होता था कि फंड 20 करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए दिल्ली से चलती थी, पटना पहुंचती थी, पटना से फंड बांटा जाता था, जिलों में पहुंचती थी, जिलों से फंड बांटा जाता था, ब्लॉक में जाती थी, वहां कोई कर्मचारी बैठ के कैश या चेक बांटता था, उसमें वो रिश्वत लेता था, कमीशन लेता था। अब यह है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं पहले ही बार, तो आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भर रहे हैं और पैसा दिल्ली से सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जा रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी स्कीम है तो पटना से सीधे वो पैसा जा रहा है और आप लोगों को इसकी जानकारी भी होगी। तो इन चीजों से बहुत हद तक शफाफियत आई है और उस तरह के करप्शन पर कंट्रोल हुआ है जो स्कीम का फायदा बांटने में होती थी। मैंने कहा कि सारा करप्शन खत्म हो गया, ये करप्शन अब नहीं है, ये जो तासुर है वो गलत है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक तब्दीली आई है जिसको महसूस करने की ज़रूरत है, और महसूस करना ज़्यादा इससे मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि हम भी अब पहले की बनस्पत ज़्यादा आसानी से फ़ायदा ले सकते हैं, बशर्ते कि हम स्कीमों को जानें, कहाँ और कैसे उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है ये जानें, क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करनी है वो डालें, और उसके बाद हम इंतज़ार करें तो वो पैसे हमारे खाते में ज़रूर आएंगे। और बहुत से लोगों के पास आ रहे हैं, तजुर्बा है, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास स्कॉलरशिप वगैरह के पैसे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरफ राब्ता कमेटी की जो कोशिश है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बिहार राब्ता कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी अफजल हुसैन ने बताया कि पुस्तिका में योजनाओं की जानकारी तफसील से दी गई है। तरक्की के लिए, फलाह के लिए जो स्कीमें हैं रियासती हुकूमत की और मरकज़ी हुकूमत की, उसके सब स्कीमें हैं उसमें, और इस पे अमल करके बहुत से लोगों की तरक्की हो सकती है। इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत अच्छी किताब है, और मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट में इस तरह किताब नहीं छपी। इसमें तालीम, सिविल सर्विस, सेहत, रोज़गार, सोशल सिक्योरिटी, औकाफ, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की सारी स्कीमें हैं। और महकमा फलाह के जो ज़ैली इदारे हैं उन सब का तारुफ है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िला में इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएं। हम लोग बनाने वाले हैं बहुत जल्द। कटिहार में बात हो गई है, किशनगंज में बात हुई है, और कई ज़िला में बात होंगे। तो इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएंगे। इसमें हम लोग का राब्ता का बजट बहुत ही क्राइसिस में रहता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ज़राए तलाश कर रहे हैं। कटिहार में बहुत जल्द बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सेंटर हम लोग तलाश बनाएंगे, पटना में भी बनाएंगे, ताकि इंफॉर्मेशन हम डिसमिनेट कर सकें। सोशल साइट हम बना लिए हैं, यूट्यूब चैनल भी रजिस्टर्ड करा लिया है। तो यूट्यूब चैनल के जरिए राब्ता का जो यूट्यूब चैनल है मिशन राब्ता, उसके जरिए हम लोग स्कीमों का छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम लोग उसको। राब्ता कमेटी की अध्यक्ष फरहत हसन कहती हैं कि मंसूबों के तई बेदारी के लिए मजहबी इदारों को भी आगे आना होगा। सबसे पहले तो मस्जिद एक बहुत बड़ा हम लोगों को लगता है कि जगह है जहाँ पे ये किताब एज अ वहाँ पे रख दिया जाए। हिंदी में भी निकाला है, उर्दू में निकाला है, बिकॉज आजकल आप देखिएगा तो हिंदी भी लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। और वहाँ पे जो वॉलंटियर्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंचायत लेवल पे राब्ता के हैं, उनको वहाँ पे ऐलान करवा के भाई ये किताब आई है, और जिसको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वो आप लोगों को इससे मिल जाएगा। सेकेंडली आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो ऑनलाइन के लिए आपको पता है कि साइबर कैफ़े और ऐसे जगह है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंचायत और विलेज में जो भी बच्चे अच्छे हैं कंप्यूटर्स जाने वाले, उनको हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों के इस पे ये भी हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि जो इंसान दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है वो सबसे अच्छा इंसान है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ को हम लोगों को लेके चलना है और कोशिश करना है कि ये आईने मंसूबा जो हम लोगों ने निकाला है, जितने लोगों के पास ये रीच हो सके। और सबसे बड़ा सोर्स तो हम तो बोलते हैं आजकल आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले की भी मदद हम लोगों को चाहिए। क्योंकि हम राब्ता कमेटी में एक वुमेन सेल भी अलग है, मगर साथ साथ हम लोगों को टीम वर्क करने की ज़रूरी है। हम लोगों को ऑलरेडी वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब चलता रहता है। सीमांचल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हम लोगों ने कारवा निकाला था। तो राब्ता बिलीव करता है कि औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए, और साथ साथ हम लोगों की जो टीम है हर जगह है, हर जगह टीम है। तो वहाँ पे जो भी हम लोगों के लोग मौजूद है तो उसमें औरतों भी मेंबर्स हैं। तो साथ में मिल कर के हम लोग की जो मीटिंग होती है उस पर बार बार हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग पंचायत लेवल पे गांव में जाकर के अवेयर कीजिए। दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बिहार राब्ता कमेटी की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से जमात इस्लामी हिंद राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों को पहुंचा रही है। बिहार सरकार और भारत सरकार की जो रफ़ाई और फलाही स्कीमें हैं, उस पर मुश्तमिल एक तारुफ़ी किताबचा शाया हुआ है। इसके लिए बिहार राब्ता कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये इंफॉर्मेशन और स्कीमों का तारुफ़
से इंशाअल्लाह जो लोग मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, ख़ास तौर पर अक़लियत, दलित, महादलित और इस तरह के दीगर ज़रूरतमंद इंशाअल्लाह वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकेंगे। मुल्क में जो दबे कुचले लोग हैं, अक़लियत हैं, दलित हैं, महादलित हैं, SC ST हैं, ये उन बच्चों के मानिंद होते हैं जिन्हें खाना मुंह तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकारों से गुजारिश है कि वो इस तरह की जितनी भी रफ़ाही और फलाही स्कीमें हैं, इससे आवाम फ़ायदा उठाएं या वो लोगों के मुंह तक पहुंचे, इस बात को वो यकीनी बनाएं। जमात इस्लामी हिंद ने भी और उसकी मुख्तलिफ़ इकाइयों ने नागरिक सेवा केंद्र के नाम से स्कीमों के तारुफ़ और स्कीमों से लोग मुस्तफ़ीद हों, बड़े पैमाने पर बेदारी का काम शुरू किया है कि इंफॉर्मेशन हासिल भी की जाए और लोगों तक पहुंचाई भी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मुख्तलिफ़ यूनिटें, मुख्तलिफ़ इकाइयाँ काम कर रही हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आई नए मंसूबा में योजनाओं की तफसील के अलावा अफसरों के नाम, दफ्तरों के पते और फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। आम लोगों के लिए सहयोग राशि के तौर पर 100 रुपये और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। अब पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो निचले तबके तक तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचाए और योजनाओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद करे। सब कुछ सियासतदानों पर न छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे क्रेडिट लेने में भी व्यस्त रहते हैं। बिहार में क्रेडिट लेने और देने को लेकर क्या कुछ हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। सिर्फ इसी मुद्दे पर अच्छी खासी महागठबंधन सरकार चली गई। पुस्तिका के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ ज़रूर जाइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।